ठीक हो गया। तो इसको आप कहते हैं ऑसिलोस्कोप। क्या चीज़ है? किसी भी चीज़, किसी भी किस्म के सिग्नल का ये आपको ऑसिलोग्राफ दिखा सकते हैं, उसकी वेव शेप दिखा सकते हैं। और कोई ऐसा मीटर नहीं है जिसकी मदद से आप किसी भी सिग्नल की वेव शेप देख सकें, उसकी शक्ल देख सकें, वो सिग्नल कैसे है। नंबर 2, हम आपको पढ़ाते हैं कि AC की 2 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी है? इसमें AC में 2, अच्छा DC की कितनी वैल्यूज़ हैं? DC की एक ही वैल्यू है। कौन सी? इफेक्टिव। उसकी ज़ाहिरी वैल्यू नहीं है कि उसके वो जितने भी उसके वोल्टेज होते हैं वो सारे इफेक्टिव ही होते हैं। अब उसमें इफेक्टिव क्यों है और इसमें इफेक्टिव क्यों नहीं है? इसकी 2 वैल्यूज़ क्यों हैं? चेंज होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसीज की वजह से। और दूसरे नंबर पे ये एक आदमी जो है वो एक चीज़ को धक्का लगा रहा है रेगुलर। एक आदमी क्या करता है, वो ये करता है, उसको थोड़ा धक्का लगाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर धक्का लगाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर धक्का। क्या दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी? अब एक चीज़ को धक्का लगा के गेट तक लेके जाना है। एक आदमी ने मुतवातर धक्का लगाया रूटीन के साथ विदाउट गैप, हो गया। दूसरे आदमी क्या करता है, थोड़ा धक्का लगाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर धक्का लगाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी। और जिसने नॉन स्टॉप धक्का लगाया उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, उसमें लॉसेस नहीं होंगे क्योंकि उसने गैप ही नहीं दिया दरमियान में, रूटीन के साथ धक्का लगाया। जिस बंदे ने जनाब वो गैप देता रहा, इसका मतलब क्या है कि उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हर दफ़ा उसने ब्रेक लगाई है, फिर स्टार्ट किया, फिर ब्रेक लगाया, और क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेम पोजीशन, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। सेम पोजीशन DC में कोई ब्रेक नहीं है। बटन ऑन किया आपने, आप इस ग्राफ भी देखें तो क्या आता है, ऑन किया, हिम्मत में कोई तब्दीली नहीं है, उसकी मिकदार में कोई तब्दीली नहीं है। आपको 100 दफ़ा समझाया है कि क्या AC की वेव शेप जो है ये क्या चीज़ ज़ाहिर करती है। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि जब आप उसको ऑन करते हैं 0 से मैक्सिमम के बाद क्या होगा, दोबारा 0 होगी। यहाँ पे आके क्या होगा, 0 पे आके क्या होगा, स्टॉप तो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दोबारा मैक्सिमम 0 से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे क्यों नीचे जाएगी, सर्कल पूरा करना। हाँ जी, पोलैरिटी यहाँ से पोलैरिटी चेंज हो रही है। अगर 0 से मैक्सिमम हो तो ये वेव ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, 0 से मैक्सिमम, ये चीज़ बनेगी। तो जब ये नीचे की तरफ जाती है ना, तो नीचे वाली साइड नेगेटिव है। यहाँ पे आगे 0, यहाँ के बाद इसकी क्या होगी, पोलैरिटी चेंज। अब नेगेटिव पीक आ गया, यानी पहले जो उसका पॉजिटिव, पहले उसमें से करंट यूँ चली, अगर ये सारा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन करंट यूँ चली। दूसरी दफ़ा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव बन गया, अब यूँ चलेगी, फिर यूँ चलेगी। एक साइकिल के दौरान ये 2 दफ़ा पोलैरिटी चेंज करती है। एक दफ़ा यूँ जाती है पहले हाफ साइकिल के दौरान, दूसरे हाफ साइकिल के दौरान हर एक साइकिल के दौरान 2 दफ़ा ये ब्रेक लगाती है। ये देखिए, यहाँ से मैक्सिमम आ गई, फिर यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई, फिर मैक्सिमम आई, फिर ख़त्म। 2 दफ़ा इसने ब्रेक लगाई है, यूँ धक्का लगाया, फिर ब्रेक लगाया, फिर धक्का, 1 सेकंड। अब जितने आपकी फ्रिक्वेंसी है, फर्स्ट 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रिक्वेंसी है, तो उसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज़ में 100 दफ़ा ये मेक ब्रेक होती है, ऑन ऑफ 100 दफ़ा। तो अब ये आपको मैंने जो बात समझाई है, अगर आपके ज़हन में आ गई हो कि DC में और AC में क्या फ़र्क है। DC में कोई तब्दीली ना सिमत में तब्दीली है, ना मिकदार में तब्दीली है कि 0 से मैक्सिमम एक दफ़ा 0 से मैक्सिमम में गई, फिर मैक्सिमम ही रहेगी जब तक सर्किट आपका ऑन है। इस वजह से DC की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब DC में जितनी भी इसकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी इफेक्टिव है। यह है कि इसलिए DC जितनी भी है वो सारी इफेक्टिव है। अब AC में क्या है, इसके मेक ब्रेक होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। AC की वो वैल्यू
AC की वो वैल्यू, अब आप बात समझेंगे तो आप खाने में बैठ जाएंगे। AC की वो वैल्यू जो DC जितना हरारती असर छोड़े या DC जितना काम करे वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू। यस ज़ाहरी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कम है। असरअंदाज होने वाली वैल्यू कम है, कम ज़ाहरी वैल्यू ज़्यादा है इसकी। यस जितना ये असर करती है, जितना ये काम करती है, उसको हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। मिसाल क्या दी थी मैंने आपको? मिसाल मैंने आपको दी थी पेप्सी की, कि पेप्सी को आप डालते हैं गिलास में यस तो वो पूरा गिलास भर जाता है, तो वो जाग समय तो वो गिलास फुल हो गया। Yes. लेकिन एक्चुअली पेप्सी कहाँ पे है उसकी? नीचे पेप्सी तो आधी है ना यस तकरीबन। तो वो जाग तो आपके किसी काम की नहीं है। जाग समेत जो उसकी वैल्यू है वो कौन सी है? ज़ाहिरी। जो एक्चुअली पेप्सी है वो उसकी इफेक्टिव है। इफेक्टिव अब समझ आ रही है? Yes, sir. AC की इफेक्टिव वैल्यू कम होती है, ज़ाहिरी वैल्यू ज़्यादा। यस ज़ाहिरी वैल्यू को आप पढ़ते हैं वोल्टेज पीक टू पीक। ज़ाहिरी वैल्यू किस में होती है? वोल्टेज पीक टू पीक पीक। टू पीक इफेक्टिव वैल्यू किस में होती है? वोल्ट। वोल्ट इफेक्टिव वैल्यू सिर्फ वोल्ट यस 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज में होती है और ज़ाहिरी वैल्यू दो में हो सकती है। अगर हाफ पीक के लेंगे तो उसको कहेंगे इसकी वोल्टेज पीक। अगर दोनों पीक लेंगे आप तो फिर कहेंगे वोल्टेज पीक टू पीक। दोनों पीक काउंट करेंगे Yes. तो वोल्टेज पीक टू पीक होगी, और एक करेंगे, एक अगर कंसीडर करेंगे तो उसको कहेंगे वोल्टेज पीक। ये आप इसकी यहाँ से यहाँ तक ये ज़ाहिरी है, जो कि आप सिर्फ ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। जितने भी मीटर है वो हमेशा AC की इफेक्टिव वैल्यू पड़ती है, चाहे डिजिटल है चाहे एनालॉग है, ये सारे मीटर AC की इफेक्टिव वैल्यू। AC की इफेक्टिव वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, उसकी अपीरेंट वैल्यू, ज़ाहिरी वैल्यू उसकी देखनी हो, तो वो हमें सिवाय ऑसिलोस्कोप के और कोई चीज़ नहीं दिखती। तो इसमें हम कहते हैं जी हमारी जनाब 220 आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, इसमें साइन वेव होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे देख सकते हैं, बाकायदा इसकी फ्रिक्वेंसी में भी कर सकते हैं कि 50 हर्ट्ज़ है या नहीं, और उसके बाद हम इसकी वेव भी देख सकते हैं, साइन वेव है ये। किसी भी सिग्नल की, किसी भी किस्म के सिग्नल की हम वेव शेप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। तो रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये जो है ना रिपेयरिंग का सबसे जो पेचीदा सर्किट होते हैं ना उनको भी हम इसके ज़रिए रिपेयर करते हैं। आम तौर पे आम रिपेयरिंग हम मल्टीमीटर के ज़रिए करते हैं। तो मल्टीमीटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपने फॉल्ट को ट्रेस करते हैं वोल्टेज के डिफरेंस से। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चीज़ खराब है। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, अगर कोई सर्किट है, कोई एम्पलीफायर सर्किट है, किसी किस्म का सर्किट है, तो उसके अंदर IC लगा हुआ है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर है, उसके लेग्स पे उसके जितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास उसका डायग्राम होता है, उसमें लिखा होता है कि हाँ इस स्टेज पे, इस पिन पे इस कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इस पे इतने आ रहे हैं, इस पे। तो हम मल्टीमीटर के जरिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जहाँ पे हमें डिफरेंस महसूस होता है हम कहते हैं ये स्टेज काम नहीं कर रहा, ये IC ख़राब हो गया, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया। लेकिन जब हमारा फॉल्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब पेचीदगी में चला जाता है, तो उसके लिए फिर हम ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पेचीदा सर्किट हैं उनकी रिपेयरिंग ऑसिलोस्कोप की मदद से की जाती है, ना कि मल्टीमीटर। ऑसिलोस्कोप में ये क्या है कि एक एम्पलीफायर है, ठीक हो गया, तो उसमें हम देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, उसके इनपुट पे जो हम सिग्नल दे रहे हैं हम देखेंगे उसके इनपुट पे कि आया वो सिग्नल इसके इनपुट पे आ रहा है, वो IC सर्किट है, कोई एम्पलीफायर सर्किट है, ट्रांजिस्टर सर्किट है, इनपुट पे ये हमें उसकी वेव शेप दिखाएगी, ये सिग्नल इसके इनपुट पे आ रहा है, और बाकायदा हम उसको मेजर करेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इतने वोल्टेज पीक टू पीक, ठीक हो गया, वो मेजर करते हैं, हाँ जी इनपुट सिग्नल तो ठीक आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी आउटपुट पे चेक करेंगे कि उसकी वेव शेप बनी होगी आउटपुट पे, और इतने वोल्टेज और इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है यहाँ पे इस स्टेज से आउट होना चाहिए। अगर वो आउट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब वो हमारा IC वर्क नहीं कर रहा, वो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा। तो इसके ज़रिए बहुत जल्दी जो है ना वो फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो थोड़ा बहुत इसका तारफ हो गया।